हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि 6 फरवरी 2023 को हो चुका है। और इसी 2022 में ये फॉर्म हम फिलअप हुए थे, फिर फरवरी में जाके एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये 1 to 5 का है एंड प्राथमिक स्तर का पेपर। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था हमारा, ये ऊपर दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ईवीएस के पढ़े हुए हैं मेरे ही चैनल में, देख लीजिएगा उसको। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए करा रही हूँ बार बार, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं बार बार। और अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो उसका पेपर निकल जाएगा। और पेपर की डेट भी आ चुकी है और पेपर बहुत ही नज़दीक है आपका, तो हम इसीलिए इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनेक स्थितियों में विकास क्षेत्र के मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि पहला क्वेश्चन हमारा, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समाधान, समस्या समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। पहला ऑप्शन है फिजिकल, दूसरा है मोटर, तीसरा है सोशल, चौथा है कॉग्निटिव। तो सही ऑप्शन है आपका डी नंबर, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टू, यानी विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है। वृद्धि और विकास से क्वेश्चन बढ़ता हर बार आता है। ये क्वेश्चन हमारा विकास से, सर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो हमारा सही आंसर है इसका सर से पैर की ओर। देख लीजिएगा, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये दिया है। जिसको प्रॉब्लम हो हिंदी से, वो इंग्लिश से देख सकता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। क्या है इसके कारक। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हमारे। पहला है हमारा जनसंचार माध्यम या परिवार, दूसरा है स्कूल विद्यालय परिवार, तीसरा है परिवार और विद्यालय, चौथा है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फैमिली एंड स्कूल, यानी कि परिवार और विद्यालय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है। पहला है अनुकरण, दूसरा है संतुलन, तीसरा है संरक्षण, चौथा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो सही आंसर है इसका असंतुलन। असंतुलन उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये जो दी गए हैं ना एक्सप्लेनेशन, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन फंस जाते हैं, इससे क्वेश्चन फंसते ज़रूर है। पूछ लेता है संवेदी गामक अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, या औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है। तो इसको भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे। ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। यही पूछ लेता है कि संवेदी गामक अवस्था किस स्टेज किस वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष। तो सन पूछ लेता है, इसको देख लीजिएगा प्लीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ऑप्शन दिए गए हमारे, संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये नीचे ये जो दी गई हैं स्टेज दी गई हैं, ये भी पूछ लेता है कि किस स्टेज में कौन सी उपलब्धि होती है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत आता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चारों ये जो स्टेज दिए इसको भी पढ़ लीजिएगा और क्या क्या उपलब्धि होती है इसको भी पढ़ लीजिएगा। हर बार रिपीट होता है, 1 नंबर मस्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रमन के सम्मुख हेंज। हेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेंज इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा हो गई। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ये स्टेज बहुत पूछी जाती है सॉरी। ऑप्शन ए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन डी है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो हेंज के जो रूल्स है इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये फंसता ज़रूर है क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका डी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कह रहा है लेव वायगोत्स्की के विकास के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, चारों ऑप्शन पढ़िएगा। इसका आंसर है डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है, ये नीचे एक्सप्लेन किया गया है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। हर बार क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। हेंज हो गया, ले वायगोत्स्की से एक क्वेश्चन जरूर आता है। वृद्धि और विकास हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप कुछ मत पढ़िए, केवल और केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका पेपर पूरा का पूरा आपसे सॉल्व हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, ले वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन, ये आपका इंग्लिश में भी दिया गया, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है पैसिव इमिटेशन, दूसरा है कोऑपरेटिव, तीसरा है एक्सपोजिटरी और चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुमूलन। ये तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहभागी अधिगम। ऑप्शन बी, सहभागी अधिगम। अगला क्वेश्चन है 9वां, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। ऑप्शन दिया गया आपका, पहला है मानकीकृत पाठचर्या, दूसरा है पुरस्कार और दंड इस्तेमाल, तीसरा है व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, चौथा है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। ऑप्शन बी है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है। ऑप्शन सी है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी है कई प्रकार की होती हैं और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दिया है, नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन डी है, हार्वर्ड। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, आपको देखना है क्या सही है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आर है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास की पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर 4 दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन सी सही है आपका। इसको देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और प्लीज़ आप लोग ये याद रखिएगा, ये तर्क और ये अभिकथन और तर्क से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसी में आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर ऑनलाइन पेपर होता है या ऑफलाइन पेपर होता है तो इसको समझने में, करेक्ट करने में, इसको जो देखना पड़ता है ना, सही से लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन हमारा, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होते हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा क्या देता है? अब लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं और कठोर होते हैं, ऐसा तो नहीं, लड़कियां भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो इसमें यही दिया गया है, इसको समझना है आपको। जेंडर समानता है, जेंडर समता है, जेंडर सशक्तिकरण है या जेंडर रूढ़िवादिता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि इसमें एक की बढ़ाई एक की बुराई ऐसा कुछ ऊपर नीचे कर दिया गया है। लड़के बहुत शक्तिशाली कठोर होते हैं तो लड़के नरम और संवेदनशील होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे इसलिए इसमें इसको बोला गया है जेंडर रूढ़िवादिता।
इसको ध्यान दीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बहुत बनता है, हर बार रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हर बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। ऑप्शन बी है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। ऑप्शन सी है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। ऑप्शन डी है उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी लेबलिंग व पृथक्कीकरण करके। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उनका बहुविध तरीकों से लेबलिंग व पृथक्कीकरण करके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। ऑप्शन बी है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। पहला तो ये है कि जो कंठस्थीकरण दिया गया अगर, तो ये बिल्कुल गलत है। रोट लर्निंग सबसे गलत है। तो ये हमारा टैग वर्ड है, रोट लर्निंग निगेटिव टैग वर्ड है, इससे हमें मतलब नहीं। अगर कहीं दिखे इसको सबसे पहले आप हटा दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन बी है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। ऑप्शन सी है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। ऑप्शन डी है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ऑप्शन इसको देख लीजिएगा, नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों को नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेन किया गया है नीचे, इसको पढ़ लीजिएगा। और कभी कभार तो एक्सप्लेनेशन से ही कभी कभार क्वेश्चन पुटअप कर देता है, बट इतनी टेंशन लेना नहीं है। सीटेट है, बहुत ईजिली निकल जाता है केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने से। 17वां नंबर है विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ऑप्शन ए है चिकित्सीय, दूसरा है दानशीलता, तीसरा है सामाजिक, चौथा है मानवीय अधिकार। तो देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। आप बताइए, कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा 17 का आंसर। ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑप्शन है हमारे इसका आंसर सी दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी सही है। इसका क्या है सी में, सामाजिक यानी कि सोशल। 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है हमारा श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करें। ऑप्शन बी है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। ऑप्शन सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग देख लीजिएगा, अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम है भी नहीं है पढ़ने के लिए।
अगला है 19वां क्वेश्चन हमारा, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? ऑप्शन ए है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन बी है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया गया है। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि 140 से अधिक है, बुद्धि लब्धि। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। दूसरा है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। तीसरा है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। ये एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21वां, ये देखिए, मैंने पहले बोला था 1 से 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है, अभिकथन और तर्क वाले। ये अभिकथन और तर्क वाले, इससे टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 150 होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा पहले से ही। और पहला है अध्यापक को अपने अधिगम को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया गया है आर। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प चुनिए। ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन दिए गए आपके 4, बिहेवियर कंडीशनिंग, व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो ऑप्शन इसका ए सही है, बिहेवियर। ए सही है इसका, बिहेवियर, व्यवहार अनुकूलन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23वां है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन दिए गए आपके, निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण तो निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसको हटाइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जिज्ञासा और अन्वेषण। इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, इंक्वायरी करते हैं यानी कि पूछते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं, वही होता है इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? ऑप्शन ए है अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन बी है फंक्शनल फिक्स्डनेस, स्थिरता, एंड ऑप्शन सी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज, ऑप्शन डी है फोकस ऑन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये प्रकार्यात्मक स्थिरता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हो गए हमारे, 25 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शन दिए गए आपके 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसको देख लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा। क्या कहता है, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इस पर समग्रता से चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 25 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम,
ऑप्शन बी है समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम। ऑप्शन सी है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ऑप्शन डी है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो आंसर इसका सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या कहता है हमारा 27। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। ऑप्शन दिए गए आपके क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, दूसरा है लर्न हेल्पलेसनेस, असहायता का सीखा हुआ भाव, तीसरा है आपका प्राइड एंड चौथा है आपकी होप। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है हमारा। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे। ऑप्शन सी है ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। ऑप्शन डी है उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 29। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ। ऑप्शन बी है निराशा की भावना। ऑप्शन सी है विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए रहे अनुदेशन। तो इसका सही आंसर है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, निराशा की भावना। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के कंप्लीट होते हैं और ईवीएस के मैंने प्रीवियस ईयर के शायद 2 या 3 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको अभी भी अगर कोई तैयारी नहीं है आपकी तो केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर